दिल्ली में बीएसपी के बैंक अकाउंट में 104 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा होने के मामले में मायावती ने सरकार पर आज निशाना साधा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दावा किया है कि पार्टी और उनके भाई आनंद कुमार ने नियमों के मुताबिक ही बैंक खातों में पैसे जमा कराए हैं और आरोप लगाया है कि वो दलित हैं और इसी वजह से सरकार उन्हें परेशान कर रही है। बीजेपी सहित अन्य पार्टियों ने भी अपना पैसा बैंकों में जमा कराया है, लेकिन उनकी चर्चा तक भी नहीं होती है। तो ये सब इनकी दलित विरोधी मानसिकता नहीं है तो और क्या है। बीएसपी ने अपने नियमों के मुताबिक ही चलकर एक रूटीन प्रक्रिया के तहत ही इसे बैंक में जमा कराया है। बीजेपी और एनडीए नेताओं ने मायावती के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। ये उनकी पुरानी नीति है, पुराना हथकंडा है। बड़ा सवाल ये आता है, क्या अपने भ्रष्टाचार को दलितों के नाम पर छुपाया जाएगा? वो जब फंस जाती है तो दलित की बेटी उनको याद आने लगती है। और ये 104 करोड़ रुपया जो है, ये एक महीना के अंदर में जमा करना कौन गरीब के पास में है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय नोटबंदी के बाद दिल्ली में बीएसपी के खाते में जमा रकम की जांच कर रहा है। नोटबंदी के बाद दिल्ली में बीएसपी के खाते में 104 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। बीएसपी के खाते में 10 नवंबर को 36 लाख, 2 दिसंबर को 15 करोड़ और 3 दिसंबर को 15 करोड़ 80 लाख रुपए जमा किए गए। इसके अलावा 6 दिसंबर को 17 करोड़, 7 दिसंबर को 18 करोड़, 8 दिसंबर को 18 करोड़ और 9 दिसंबर को 5 करोड़ 20 लाख रुपए जमा हुए। नोटबंदी के बाद मायावती के भाई आनंद कुमार के खाते में भी नवंबर और दिसंबर के बीच 1 करोड़ 43 लाख रुपए जमा किए गए। और इनकम टैक्स विभाग जल्द ही इस मामले में बीएसपी नेताओं से पूछताछ कर सकता है। पीएम मोदी ने आज देहरादून में आयोजित रैली में एक बार फिर नोटबंदी के विरोधियों पर हमला बोला। देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली के दौरान पीएम ने नोटबंदी के विरोधियों पर निशाना साधा और नया उत्तराखंड बनाने के लिए जनता का सहयोग मांगा। चौकीदार का काम दिया है, अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं, उनको तकलीफ हो रही है। देश को काले धन ने भी बर्बाद किया है, देश को काले मन ने भी बर्बाद कर दिया है। काला मन भी जाना चाहिए, काला धन भी जाना चाहिए। इस उत्तराखंड को इन मुसीबतों से बाहर निकालना है तो डबल इंजन की जरूरत है, डबल इंजन की। एक इंजन दिल्ली का और दूसरा इंजन देहरादून का। इससे पहले पीएम मोदी ने उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए बनने वाली ऑल वेदर रोड का भी शिलान्यास किया और पीएम ने इस मौके पर केदारनाथ हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। उत्तराखंड के सीएम ने सहयोग के लिए केंद्र का आभार जताया। मैं गडकरी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने इसको बहुत सिंसियरली लिया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में 12,000 करोड़ के 17 प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में 900 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होना है। इन रास्तों पर 132 पुल, 3 फ्लाईओवर, 13 बाईपास और 2 सुरंग बनाई जानी है। प्रोजेक्ट के तहत बन रही सड़कों के किनारे इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होने के लिए हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने दावा किया कि 4 धाम यात्रा के लिए बन रही ऑल वेदर रोड के जरिए उत्तराखंड की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और आने वाले 100 सालों तक इस हाईवे से फायदा मिलेगा। नोटबंदी पर विपक्ष को एकजुट करने की कांग्रेस की रणनीति फेल हो गई। सरकार के नोटबंदी के फैसले पर समूचे विपक्ष को इसके खिलाफ खड़ा करने की कांग्रेस की कोशिश को झटका लगा है। इस मसले पर विपक्ष में दरार आ गई है। बैठक से लेफ्ट, एनसीपी, जेडीयू समेत कई राजनीतिक दलों ने किनारा कर लिया है, जबकि टीएमसी, डीएमके और आरजेडी बैठक में शामिल होंगी। 28 तारीख को मतलब कल पूरे बिहार भर के हर कलेक्ट्रेट पर महाधरना होगा नोटबंदी के कुप्रभाव, और जो देश चौपट हो गया, हमारी इकोनॉमी खत्म हो गई। जेडीयू का कहना है कि इस बैठक का ना तो कोई साफ एजेंडा है और ना ही इसका कोई नतीजा निकलेगा। तो बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। आज तक विपक्षी दल एक साथ तो कभी हुए नहीं, कुछ कई हो जाते हैं, और इस सब एकजुटता को जताने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका किसने तय की, ये भी कोई स्पष्ट नहीं है। नोटबंदी के मुद्दे पर आज सोनिया गांधी ने दिल्ली में बैठक बुलाई। संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस की अगुवाई में करीब 14 पार्टियों ने एकजुटता दिखाई थी, लेकिन कई दल कांग्रेस नेताओं के अकेले पीएम से जाकर मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं।
16 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीएम से मुलाकात भी की थी। 30 दिसंबर के बाद 10,000 या इससे ज्यादा के पुराने नोट रखने पर भारी जुर्माना लग सकता है। केंद्र सरकार इसके लिए नया अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी जा सकती है और 30 दिसंबर को बैंकों में पुराने नोट जमा कराने की तय सीमा खत्म होने के बाद ये अध्यादेश लागू हो सकता है, जिसके तहत 10 से अधिक पुराने नोट मिलने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने भी अध्यादेश के संकेत तो दिए हैं, लेकिन नियमों के बारे में कुछ साफ नहीं किया है। विपक्ष ने अध्यादेश की खबरों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को भी बोला था कि 31 मार्च तक उसके जमा कराने की तिथि होगी, लेकिन वो बैंक में जमा नहीं, वो आरबीआई में होगा। तो आरबीआई में कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी, इसके लिए ऑर्डिनेंस है। सरकार ने जब ये घोषणा की थी उसके बाद से वो रोज एक नया फरमान जारी करते हैं। ये उसी तरह से है जैसे एक नई रोज पोशाक पहनना, उसको उतार के रख देना। सूत्रों के मुताबिक अध्यादेश के जरिए सरकार और रिजर्व बैंक की 500 और 1000 के पुराने नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल्य देने का वादा करने वाली देनदारी को भी रद्द किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अध्यादेश के ड्राफ्ट में रिजर्व बैंक की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है। नियम की अनदेखी करने पर अधिकतम 50,000 रुपए या जितनी रकम मिलेगी उसका 5 गुना जुर्माना लग सकता है। पुराने नोटों को 31 मार्च तक आरबीआई में जमा कराने की समय सीमा में भी बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल नियम तोड़ने पर दी जाने वाली सजा के बारे में फैसला नहीं किया गया है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया जा सकता है। 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने भी 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद करने के बाद सरकार की देनदारी को समाप्त करने के लिए इस तरह का अध्यादेश जारी किया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आईएसआई और लश्कर अब पूर्वोत्तर भारत में आतंक फैलाने के लिए साजिश रच रहे हैं। आईएसआई और लश्कर ने पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद फैलाने के लिए थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पर मैरीसोट में आतंकी कैंप बनवाए हैं और इन कैंप्स में तालिबान पाकिस्तान के आतंकी रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकी हमले की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन कैंपों में ट्रेनिंग के बाद तैयार आतंकियों को आईएसआई और लश्कर बांग्लादेश भारत में हमले के लिए इस्तेमाल करेगा। सूत्रों के मुताबिक कैंप्स की जानकारी खालिस्तान समर्थित आतंकियों से पूछताछ में मिली थी। कैंप्स में खालिस्तान समर्थित आतंकियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के लिए हथियारों से लेकर पैसों तक का इंतजाम खुद आईएसआई कर रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ट्रेनिंग के बाद इन आतंकियों को बांग्लादेश और भारत में हमले के लिए इस्तेमाल करेगा। तमिलनाडु के पूर्व चीफ सेक्रेटरी पी राममोहन राव ने दावा किया है कि वो अब भी मुख्य सचिव हैं। इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद पद से हटाए गए तमिलनाडु के पूर्व चीफ सेक्रेटरी पी राममोहन राव ने कहा कि उन्हें घर में नजरबंद किया गया था, जो कि मुख्य सचिव के ऑफिस पर असंवैधानिक हमला है। राव ने कहा, मैं अभी भी तमिलनाडु का मुख्य सचिव हूं, क्योंकि मुझे अभी तक तबादले का कोई आदेश नहीं मिला। सपोर्ट के लिए राव ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया। डीएमके ने राममोहन राव के दावों पर तमिलनाडु सरकार से सफाई मांगी। केंद्र सरकार ने साफ किया कि कानून अपना काम करेगा। I was chief secretary. I am the chief secretary. This government has no guts to serve me the copy of the transfer order to me. इस देश में सभी नागरिक बराबर हैं कानून की नजर में। अगर चीफ सेक्रेटरी अपराध करेगा तो भी सजा मिलेगी और कोई सामान्य नागरिक भी अपराध करेगा तो भी सजा मिलेगी। पी राममोहन राव के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग ने 22 दिसंबर को छापा मारा था। घर और ऑफिस से 30 लाख के नए नोट और 5 किलो सोना जब्त किया गया था। राव के पास करीब 5 करोड़ रुपए की अघोषित आय का भी खुलासा हुआ था। छापेमारी के अगले दिन राव को चीफ सेक्रेटरी के पद से हटा दिया गया था। राममोहन राव के बेटे और दूसरे रिश्तेदारों पर भी टैक्स चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश में हाईवे की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे पर बदमाशों ने कार से दिल्ली आ रहे एक परिवार से करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश लूट लिए। आरोपों के मुताबिक बदमाशों ने लोहे की रॉड फेंककर कार रुकवाई। इसके बाद कार में सवार महिलाओं की ज्वेलरी लूट ली। विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार की पिटाई भी की। उसके पास पे वो कट्टा लगाए रहे, वो बाहर निकाल के उनके कट्टा लगाए रहे, वो कट्टा नहीं हटाया। जेलर लूट मार की, उन्होंने कट्टा नहीं हटाया। ये थी महिला जिनका साफ तौर पर कहना है जब इनके साथ लूटपाट हुई उस दौरान उन लोगों ने कान के से जेवर तक उतार लिए, कान खींच लिए, कान का हिस्सा कट गया, पायल छीन लिए। इसके अलावा लगातार धमकी देते रहे, यहाँ से भाग जाओ।
दिल्ली के प्रहलादपुर रहने वाले रामप्रसाद दिल्ली की कंपनी में अधिकारी हैं। शनिवार को रामप्रसाद किराए की स्विफ्ट डिजायर कार से परिवार के साथ कानपुर गए थे। दिल्ली लौटते वक्त रविवार को रात करीब 2:15 बजे कार जेवर टोल प्लाजा से आगे पहुंची थी। गाड़ी से आवाज आने के बाद ड्राइवर ने कार रोकी। इस दौरान 4 बदमाशों ने आकर तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात के पीछे एक्सल गिरोह के बदमाशों का हाथ होने की आशंका जाहिर की जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नाम एक और नया विवाद जुड़ गया है। आम आदमी पार्टी के जेल जा चुके 2 लोगों की हकीकत सामने आने के बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने को मजबूर होना पड़ा। रविवार को ही आपके पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने हरबिंदर और नवदीप सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। इस दौरान बंद सिंह भी पार्टी में शामिल किए गए। बंद सिंह और उनकी बेटी के साथ दरिंदगी के आरोप में हरबिंदर और नवदीप जेल जा चुके हैं। बंद सिंह ने पार्टी के फैसले पर नाराजगी जताई और जबरदस्त विरोध होने के बाद पार्टी ने यू टर्न लेते हुए आनन फानन में दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दिया। आरोपियों ने भी आप पर समझौते का लालच देकर पार्टी की सदस्यता दिलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने भी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। हरविंदर सिंह और नवदीप सिंह पर वर्ष 2000 में बंद सिंह की बेटी के साथ दरिंदगी का आरोप है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराने पर बंद सिंह के दोनों हाथ और एक पैर काट दिया गया था। दबाव और धमकियों के बावजूद बंद सिंह ने लड़ाई जारी रखी और दोनों को सजा दिलाई। हरविंदर सिंह और नवदीप 7 साल की सजा पूरी कर जेल से बाहर आए हैं।